बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। एक गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकू करो, गाड़ियों को पीछे भागो। हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया, हमारे गाड़ियों को ले गए, अंदर ले गए, झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ। मेरा ख्याल है कि ये इनके आखिरी दिन है, अब गिनती शुरू हो चुकी है। हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले पहले। अदालत के ऑर्डर्स भी मौजूद है। खुद गाड़ी में पुलिस का बंदा बैठा और गाड़ी अंदर लेके चले गए चौकी के अंदर और उन्होंने कहा जी आप डिटेन्ड है, हमें हुक्म है। ये ऑर्डर्स आए थे शहबाज शरीफ के जरिए, ये ऑर्डर्स आए थे मरियम नवाज के जरिए। वो जिम्मेदार हम लोग एप्लीकेशन देंगे और डिमांड करेंगे कि आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात, होम सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशन, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके खिलाफ टर्मिनेशन प्रोसीडिंग शुरू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला स्मोग है और आप किसी साइड पे निकल जाएं, बल्कि इवन आप पेशावर चले जाएं तो वहां पे भी आपको आसमान नजर नहीं आता, सूर्य नजर नहीं आता। इस्लामाबाद में कभी भी स्मोग नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस्लामाबाद भी उसका हिस्सा बन चुका है। बल्कि इस्लामाबाद आज से 2 दिन पहले दूसरे नंबर पे आलूदा शहर था, रावलपिंडी तीसरे नंबर पे था और आज की जो ताज़ा तीन फिगर्स है, लाहौर आज भी पहले नंबर पर है और आज जो इसका एयर इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 968 है और इसके साथ मुल्तान जो है उसका 800 है, पिशावर का 258 है, फैसलाबाद का 252 है और इस्लामाबाद का जो है वो 253 है। तो अब ये स्मोक आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जा रहा है और मेरा ख्याल है 80% पाकिस्तान अब इसके नरगे में आ चुका है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में फैसला करने के बजाय गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। पाकिस्तान का शायद वाहिद रिकॉर्ड होगा कि आज के दिन 3 अपोजिशन लीडर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर एतराज़ ये है कि इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो गवर्नमेंट को जहां फोकस करना चाहिए वहां फोकस नहीं कर रही, वहां पे जोर लगा रही है जहां पे इनको जोर नहीं लगाना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहबा पार चली गई हैं और उनके साथ साथ जो सीनियर मिनिस्टर हैं जिनका काम ही माहौलियात को ठीक करना है, वो वहां पे बाहर बैठी हुई हैं जहां पे 57 इंडेक्स है। तो आप 1257 को छोड़ के आप 57 के इंडेक्स में बैठे हुए हैं, तो कहाँ है गवर्नमेंट जिसने ये पॉलिसी बनानी है? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे, दूसरे हिस्से में फाज चौधरी साहब होंगे। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर, ये समझ नहीं आ रही कि स्मोक का इलाज करना किस तरह इस वक्त? अगर मैं आपके जो इब्तदाई है उस पर जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को दफ़ा 144 लगा के स्मोक को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए वहाँ लगाना चाहिए, नहीं बात यह है कि जो इश्यूज़ हैं उन्हें उनके मेरिट पर हमें देखना चाहिए और उन्हें बिला वजह यानी कि वो सनसनी खेजी में नहीं लेकर आना चाहिए। जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो गिला नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ आज उनके साथ हो रहा है ये 10वां हिस्सा भी नहीं जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये लोग जिस मजलूमियत का रोना रोते हैं, मेरे पास मेरे बाजू की सूरत में एक मुस्तकिल सबूत है कि इन्होंने इंसानी दर्जे से नीचे गिरकर मुझे जिस्मानी तौर पे एक लिहाज से नाकारा किया, मेरे बाजू को हमेशा के लिए टेढ़ा किया, इसलिए कि वो फिजियोथेरेपी जो मुझे जेल में अदालत ने कही थी मेरी सर्जरी के बाद, मेरी सर्जरी के 3 दिन बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने मुझे वो फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं दी गई, जिससे हमेशा के लिए मेरा बाजू टेढ़ा हो गया। मेरे पास तो ये एक निशान है कि ये क्या सलूक करते रहे हैं। आज ये हमसे आके इनको तो जो इनके लीडर को जो सहूलियात मिली हुई हैं वो तो हमारी जेलों के मुकाबले में 5 स्टार जेल में बैठे हुए हैं, उसमें भी चीखें निकल रही हैं। आपको वैसे घर का खाना मिलता था वहाँ? नहीं, हमें तो कहाँ, सर्दियों में गर्म पानी मिलता था? बिल्कुल नहीं। और गर्मियों में ठंडा पानी मिलता था, तो पंखा वगैरह था? एक दिन मैंने अपने सेल में टेम्परेचर, वो एक घड़ी थी जिसके अंदर टेम्परेचर भी आता था, तो हमारे सेल का टेम्परेचर कोई 7 डिग्रीज था। तो आप वो देखिए सर्दियों में 7 डिग्रीज के अंदर हम पड़े होते थे। रजाई एक थी, 2 थी, कंबल था उसके अंदर, एक ठिठर के सोते थे, हीटर नहीं था। हाँ, तो मेरा मकसद है कि ये किन चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि आज इनके साथ क्या हो रहा है। इनको तो बहुत बेहतर सहूलियात मिली हुई हैं, तो लिहाजा अगर ये मुल्क में, देखिए पाकिस्तान ने इंतशार से, खलफशार से इतना नुकसान उठाया है
जब भी हमने पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश की, विजन 2010 के साथ चले, मार्शल आ गया। विजन 2025 के ऊपर मुल्क को खड़ा किया, 2018 की तब्दीली आ गई, उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब फिर हम एक दफ़ा मुल्क को दोबारा टर्न अराउंड कर रहे हैं, मुल्क के इशारे मुस्बत हो रहे हैं, मुल्क इक्तसादी तौर पे दोबारा पैरों पे खड़ा होने लगा है। इनका फिर ये मंशूर है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करो, सियासी बेयकीनी पैदा करो। भाई आपने हल्फ उठा लिया, आप TADA ले रहे हैं असेंबलियों के, आपने वजीर आजम सदर को इंतखाब में वोट दे दिया, आपने KP में अपनी हुकूमत बना ली, जाओ KP में जाके अपनी गवर्नेंस दिखाओ, लोगों को फर्क दिखाओ। उधर जोर नहीं है, KP के अंदर गवर्नेंस तबाह हो रही है, सिर्फ जोर इस बात पे है कि मुल्क में इंतशार पैदा करें, मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी ना आ जाए, मुल्क कहीं चल ना पड़े। लेकिन अब इनको इजाजत नहीं देंगे, और मैं समझता हूं कि बहुत वाजे ये पैगाम मैं हुकूमत की तरफ से देना चाहता हूं। आप आइए असेंबलियों के अंदर जहां पे आपका मैंडेट है, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन अगर आपने 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करके खेलने की कोशिश की, तो अब ये खेल खेलने की हम, ये 2014 नहीं है, ये 2015 नहीं है, ये 2016 नहीं है कि जहां पर आपके साथ नरमी बरती जाएगी। जो भी मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करेगा उससे उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, चूंकि अब हम मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर और मुल्क के अंदर पॉलिसियों के तसलसल के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, 2029 का इंतजार कीजिए, उस वक्त अपनी कारकर्दगी लेके इलेक्शन में जाएं। अगर लोगों ने आपको वोट दिया बिस्मिल्लाह, ठीक हो, लेकिन अगर वोट नहीं दिया तो फिर आप अब मुल्क में मजीद इंतशार की सियासत नहीं कर सकते। आपका ऐलान यह है कि इमरान खान साहब को फाइनल कॉल देने की आप इजाजत नहीं देंगे? देखिए, किसी को हम मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। कितनी देर तक हम इस मुल्क के साथ खेलेंगे? वैसे देने लगे हैं फाइनल कॉल। देखिए जावेद चौधरी साहब, एक बड़ी संजीदा बात है। ये पाकिस्तान जब बना किस बुनियाद पे बना? कायदे आजम लंदन में थे, अल्लामा इकबाल ने उन्हें तकरीबन 17 खतूत लिखे, उन्हें कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान है। और उनमें जो एक मरकजी नुक्ता उन्होंने उठाया वो ये था कि मुसलमानान जनूबी एशिया का मुआशी मसला पाकिस्तान के क़याम के बगैर, एक आज़ाद मुल्क के बगैर हल हो सकता। ठीक है जी, ठीक। अब आप बताइए 2047 आज से 23 साल के बाद दो मुल्क 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, भारत भी मनाएगा। अगर खुदा ना खास्ता भारत के मुसलमानों की फी का आमदनी आपसे ज्यादा हो गई तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? हमारे ऊपर तारीख का एक बोझ है और हमने उस बोझ के साथ इंशाल्लाह कामयाब होना है। अगले 23 सालों में जो 77 साल की हमारी गलतियां हैं हमने उनको दूर करना है और एक जस्त लगानी है। अगले 23 सालों में पाकिस्तान को एक स्प्रिंट की जरूरत है। अपनी इक्तसादी तरक्की को 6 से 8-9% तक तेज के साथ ले जाने की जरूरत है ताकि जो 77 सालों में हमसे गलतियां हुई या हमने बार बार डिसरप्शन की अपनी मईशत को, उसे खत्म करके हम एक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकें और मेकअप कर सकें। लेकिन ये जो खेल है कि मुल्क में हर वक्त आप कभी पार्लियामेंट पे हमला कर दें, कभी इस्लामाबाद पे, आप मुझे बताइए दुनिया के किस मुल्क में एक सूबाई हुकूमत अपने बजट के साथ अपने लाओ लश्कर को लाकर उस मुल्क के दारुल खिलाफे पे चढ़ाई करती है? ये कौन सा, ये तर्ज सियासत नहीं है, ये बगावत है रियासत के खिलाफ। इस किस्म के रवैये को अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम मुल्क के साथ उस हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे जो हमने उठाया हुआ है। तो आपका ख्याल है इनफ इज इनफ और नको नक हो गए आप? और मेरा ख्याल है कि हम इनफ इज इनफ नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी इस तर्ज सियासत से नको नक हो गए हैं। वो कहते भी मुल्क को चलने दो, पाकिस्तान को चलने दो, ये मुल्क हम सब का है। इनका एक लीडर जो है, क्या वो रियासत से बड़ा है? क्या वो पाकिस्तान से बड़ा है? नहीं, इस पाकिस्तान के ऊपर लाखों करोड़ों हम जैसे लोग कुर्बान हो सकते हैं। ये रियासत सबसे बड़ी है। तो लिहाजा इस रियासत के साथ हम किसी को खलवाड़ करने की, इंतशार करने की इजाजत नहीं देंगे। और इनके पास 4 साल हुकूमत थी ना, स्याह सफेद के मालिक थे। मुझे चौधरी साहब एक पॉलिसी बता दें जो 4 सालों में इन्होंने बनाई हो, मुझे कोई एक मंसूबा बता दें कि जो जमीन पे खड़ा हो कि ये जी ये उस महात्मा की एक निशानी है जो बड़ा तब्दीली लेकर आया था, ये उसने यूनिवर्सिटी बनाई, ये उसने अस्पताल बनाया, ये उसने मोटरवे बना दी, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई और आपने बंद करवाई वो अलकादर यूनिवर्सिटी जहाँ क्या राहूनियात की तालीम दी जाती है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने दें, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत बार शिकवा किया खड़े होके कि इन्होंने किस तरह लोगों को जज्बाती कर दिया, बच्चों के हाथ इन्होंने
पत्थर दे दिए और उसके बाद इस किस्म की बदतमीजी की जा रही है, तो इस कल्चर का खात्मा कैसे हो सकेगा? साहब छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, ये जो बदतमीजी का कल्चर है, जाहिर है आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, और इसकी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि कोई बदतमीजी ना आपकी तरफ से हो ना दूसरी तरफ से हो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, जब किसी जमात का लीडर जलसों में खड़े होके ओए ओए करेगा और गालियां देगा और लोगों को नेम कॉलिंग करेगा, तो उसके पैरोकार कहाँ तक जाएंगे? यानी कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी हरकत है कि लोगों की नकलें उतारने से लेकर नेम कॉलिंग करने से लेकर मैं तुम्हें फांसी दूंगा, तुम फलाने हो। यानी कि मेरे खिलाफ इस शख्स ने, इमरान खान जिसका नाम है, एक जलसे में खड़े होकर नारे लगवाए कि जी आसन इकबाल फलां है, आसन इकबाल फलां है, आसन इकबाल 3 दफा कहा उसने। मैंने उसके बाद ट्वीट किया, मैंने कहा या बारी ताला, अगर मैंने पाकिस्तान को लूटा है या डाका डाला है तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, ठीक। और अगर इस शख्स ने मुझ पे बोहतान लगाया तो इसे निशाना इबरत बना देना, ठीक है। और मेरा यकीन है कि ये आज जो अडयाले में पड़ा है ये निशाना इबरत है। ये लोगों पर बोहतान लगाता था, लोगों पर झूठे इल्जाम लगा के किरदार कुशी करता था, चोर डाकू को इसने पूरी पार्टी की तरबियत किया की है कि जहां कोई मुखालिफ नजर आए चोर का नारा लगा दो। नौजवानों की ये तरबियत की है। मेरा मकसद है कि ये पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमात से एक वायरस बन गया। इससे उम्मीद ये थी कि एक खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर आएगा। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक बड़ा मुकद्दस फलसफा है कि आपके अंदर जीत और हार की जो जज्बा है वो मुस्कुराहट के साथ होता है। जो कहते हैं ना, विन और लूज विद अ स्माइल। लेकिन इन्होंने तो इतना उस पाकिस्तान के सियासी, मैं आपको एक और मिसाल दूं, हमारी और पीपल्स पार्टी की 90s में इंतहा की मुखासमत थी। हम एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट और क्या क्या नहीं कहते थे, ठीक है। मुझे नहीं याद, मैंने 93 से सियासत शुरू की है, मैंने बना, किसी पब्लिक प्लेस पे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी पीपल्स पार्टी के जियाले ने नारा लगाया हो, ठीक, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ किसी पब्लिक प्लेस पे, या वो बैरून मुल्क दौरे पे जाती थी तो किसी मुस्लिम लीग नून वाले ने उनको गाली गलोच दी हो। आप मुझे बताएं, भारत के अंदर इतनी मुखासमत है कांग्रेस और बीजेपी की, कभी वजीर आजम मोदी पर आपको किसी कांग्रेस वाले का नारा सुना है? बांग्लादेश में हसीना वाजिद और खालदा जिया साहबा की जमातों में इतनी मुखासमत थी, कभी हसीना वाजिद साहबा बाहर गई हो तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालदा जिया की थी, उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई गाली गलोच किया? ये एक ऐसा कल्चर पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की डर्टी लिनन जो है, आप जाकर अपने जो लंदन अमेरिका के चौकों चौराहों पर गैर मुल्कियों के सामने इस तरह बदतमीजी के मुजाहरा करके किसको आप डैमेज कर रहे हैं? मुल्क की शनाख्त को डैमेज कर रहे हैं ना। आपने अगर सियासत करनी है भाई, लंदन अमेरिका छोड़े, आए पाकिस्तान आगे सियासत करें, लेकिन लंदन में अमेरिका में भी पाकिस्तानी, वहां पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। हालत ये हो गई है कि इस सतह पे असबियत ये ले गए हैं कि मैदान इरफात के अंदर जहां हज पे लोग सारे 2 सफेद चादरों में होते हैं, वहां पे भी पीटीआई का झंडा लगा होता है। वो सही कर रहे हैं, वीडियोज आती हैं, आप देखते हैं कि जहां पर दुनिया जहान के बादशाह, क्या बड़े बड़े रईस 2 सफेद चादरों में, और इस्लाम की स्पिरिट यही है कि वहां पे हर अपनी जबान की, नस्ल की, मर्तबे की शनाख्त खत्म करके सब 2 सफेद चादरों में हो। वहां पर भी पीटीआई का झंडा एहराम के ऊपर लगा के खुद को मुमताज करते हैं। मेरा मकसद है, ये जहालत है, ये एक फितना है जो अब एक हमारे सामने हल क्या है सर आपके ज़हन में? इसका हल यही है कि इसको एक, जिस तरह मैं तो समझता हूं जिस तरह तुर्की में तैयब उर्दगान साहब ने सफाई की थी, एक दफा इस फितने की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई कैसे ये आप नहीं, इन लोगों को सख्ती के साथ निपटा जाए। ये वो नहीं है लोग के जो किसी हकदार है नरमी के, जहां पर ये लाइन क्रॉस करें तो कोई माफी नहीं, इनको साथ कानून पूरी सख्ती के साथ सबको जेलों में फेंकना चाहिए। नहीं, जो भी कानून अपने हाथ में ले उसके खिलाफ। सर आप कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अदलिया जो है वो इनको फेवर देती है, आपकी अपनी पार्टी कहती है। देखिए, ये तो हमने देखा है ना कि इमरान खान साहब के लिए रात 8 बजे तक भी अदालत खुली होती थी। हमने ये भी देखा कि वो मुकदमे जो कायम है और जो मुकदमे अभी कायम नहीं हुए उनमें भी जमानत हो रही है। और हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने
आइन को भी दोबारा लिख दिया, 63 आर्टिकल जो है उसको रीडिफाइन कर दिया। हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो लोकल गवर्नमेंट पंजाब की बहाल हुई थी, 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पैरों तले रोंदा नहीं बल्कि ठुड्डे मारे उसको और कहीं कर लो जो करना है, मैंने नहीं अमल करना। तो फिर हल क्या आपके पास अगर अदालत आपका नहीं, मेरा मकसद है अब इंशाल्लाह देखिए ये चीजें हुई है ना कि वो जज आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई के पूरे मुरब्बी थे वो रिटायर हो गए, कुछ उससे साफ हो रहे हैं और अब इंशाल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है मैं समझता हूं कि वो इन चीजों की निगरानी करेगा कि सियासत अदलिया के अंदर ना है। देखिए उसने गोल्डन मूवमेंट ने क्या किया, उसने अदालतों के अंदर नफूज किया, अपने हमायती जज बनाए, उसने फौज के अंदर नफूज करके फौज के अंदर मुदाखलत और बगावत करने की कोशिश की, उसने इंतजामिया में अपने बंदे घुसाए और उसका मंसूबा यह था कि कैप्चर करो स्टेट अपरेटस को और वन पार्टी सिस्टम बनाओ। इसी तरह यहां पर भी जो इमरान खान का असल डिजाइन है वो यही था कि हर इदारे को कैप्चर करो, हर इदारे में तफरीक पैदा करो। आप मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान की किसी से हमने मार्शल लॉ का सामना किया है, हम पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का, हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ का, कभी किसी जमात ने फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश नहीं की। ये पहली जमात है पाकिस्तान में कि जिसने अपने सियासी मकसद के लिए फौज के अंदर बगावत की तरगीब दी, फौज के अंदर तकसीम करने की तरगीब दी, फौज के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की। तो जो फौज जैसे मुकद्दस इदारे को जमात ना बख्शे तो मैं समझता हूं कि उसके बाद क्या उनसे खैर सर्जरी होनी चाहिए एक बड़ी। मेरा ख्याल है कि इनका भरपूर जो है एक सफाया करना चाहिए कि इनके हमायती जो रियासती इदारों में या कौमी इदारों में इनके मुरब्बी अगर पाए जाएं तो उनके खिलाफ जरूर नहीं, आप तो गवर्नमेंट है, फैसला तो आपने करना। नहीं, ये इदारे हैं ना, इन इदारों का अपना भी तो इत्तेसाबी निजाम है ना। अब मैं तो नहीं, हम हुकूमत से तो नहीं अदलिया को कह सकते कि ये करें, या हम मुसल्लह अफवाज को नहीं कह सकते। हर इदारा अपना अपना देख रहा है कि वो इस चीज को कर रहे होंगे। मुसल्लह अफवाज और अदालत के अंदर लोग हैं इनके अपने नहीं, इन्होंने डाले ना। आप मुझे बताएं कि जनरल फैज नहीं थे कि जिनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इसका मतलब है फौज इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी तरह अदलिया के अंदर जस्टिस साकिब निसार नहीं थे, आसिफ सईद खोसा नहीं थे, उमर अता बंदियाल नहीं थे, और वो सारे जज साहबान जिन्होंने इनके गैर कानूनी कामों को कानूनी किया और इनको एक छतरी फराम की, क्या वो इनके हमायत याफ्ता नहीं थे? तो इन्होंने हर इदारे में नफूज करके अपने हमायती पैदा करने की कोशिश की और इनकी कोशिश ये थी कि यूं पाकिस्तान की स्टेट को कैप्चर कर ले। और अल्लाह का शुक्र है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस खेल को समझ गईं। उन्होंने मिलकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए पहली दफा आईनी तौर पे वजीर आजम को निकाल कर पाकिस्तान को बचाया। ठीक है, ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा शाह पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो पार्टी है उसके अंदर कोई वाज़ेह तौर पे दरार है या नहीं है, और ये जो फाइनल कॉल है क्या वो पिछली कॉल से मुख्तलिफ होगी और इस बार कुछ रिजल्ट आ जाएंगे उसके? पहली बात तो ये है कि जी दरार तो तब होती है जब कोई पार्टी में कोई लीडरशिप मैटर कर रही हो। फिलहाल तो देखें ना, इशू ये है कि पीटीआई की एज अ पार्टी इम्पोर्टेंस नहीं है। वैसे तो किसी भी पार्टी की उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही काडर अब नहीं रह गया। सो ये तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। लोग इमरान खान के साथ हैं, उसकी बात जो होती है वो हतमी होती है, वो जो कहते हैं वही पॉलिसी है। आप देखें जब आपने उनको इन कम्युनिकोडो हो गए 3 महीने, तो आपने 3 हफ्ते तो आपने देखा कि पार्टी जो है उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी क्या करना। ये एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इन कम्युनिकोडो जब करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क के अंदर एक इंस्टेबिलिटी जो है ना, जो सिमरिंग है लोगों की, यानी जो लोगों के जज्बात जो उबलते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो आप वो नहीं कर सकते, फिर वो जो खान साहब है उन्हीं का ही होता है। सो इसलिए ये डिवीजन समझते हैं सबको, असद कैसर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, गौहर खान साहब हों, अहमद खान बुचर हो, ये सब नहीं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो उस तरह से नहीं है। वो तो इमरान खान की ही है।
और जो काडर है वो उस तरह नहीं है अवेलेबल। लेकिन इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई की पॉलिटिक्स तो इमरान खान के साथ है, बाकी पार्टियों में भी तो ग्रुपिंग है ना। मतलब पीपल्स पार्टी में आप देखें फरियाल बीबी का अपना ग्रुप है, बिलावल साहब और जरदारी साहब भी आपस में बाप बेटा हैं, लेकिन अपना अपना ग्रुप वो चला रहे हैं। फिर आप नीचे चले जाएं तो मुराद अली शाह अलहदा चला रहे हैं, शर्जील मेमन है, फिर नासिर अली शाह अपना चला रहे हैं। नून लीग में आप देखें, आप हमजा शहबाज देखें कितने इररिलेवेंट हैं आप, क्योंकि मरियम नवाज जो है उनको नहीं लिफ्ट करा रही। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं, नवाज शरीफ के साथ लोग हैं। सो ये पार्टीज में तो ग्रुपिंग तो होती है, दैट्स नॉट एन इशू। इशू सिर्फ ये हो रहा है कि जो पीटीआई का जो तवक्को थी इमरान खान की कि जो स्ट्रीट के ऊपर जो प्रेशर डेवलप करना था वो डेवलप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हुआ वैसे, वजह क्या है? देखिए उसकी जो सबसे बड़ी एक तो वजह है, देखिए सियासत में टाइमिंग होती है सब कुछ। पीटीआई ने अगर डेवलप करना था वो 9 फरवरी को करना था, ठीक, क्योंकि देखें 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 को शुरू कर देते। तो सब आप जो है ना पाकिस्तान की सियासत पे, मुझे तो याद भी नहीं है कि अब आप कितने सालों से रोज बैठ के तज्जिया कर रहे हैं। आप देखें ना, ये आपका काम है, आप देखते हैं। देखिए 2 चीजें चाहिए ना, एक तो है पॉपुलैरिटी जिसमें कोई शुबा नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर तो कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी है। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने अगर पंजाब को अनलॉक करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना। तो अगरचे खान साहब ने अपने कहा है कि मेरे नज़दीक 2 बड़ी गलतियां थी, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना देना और ये उनको एक्सटेंशन देना और ये दूसरा जो था कि ये मैं वीक गवर्नमेंट। मैं वैसे मैं खान साहब से उस वक्त भी ये कहते थे और मैं उस वक्त भी चूंकि उनसे डिफरेंट करता था तो मैं अब भी कह सकता हूँ कि मैंने कहा था ये दोनों चीज़ें नहीं है। एक्सटेंशन केड़ा पॉलिटिशियंस ने देनी होती है, वो तो आपे ले लेने, तो नहीं दोगे ले लेंगे, वो क्या उसमें तो वो झगड़ा ही नहीं है। जो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी गलती हमारी थी, जब बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो नेक्स्ट थिंग वी शुड डू वाज कि हम परवेज मुशर्रफ साहब वाला लोकल गवर्नमेंट बहाल करते और हम इलेक्शन करवाते। उसके नतीजे में क्या होता कि आपकी तंजीम बन जाती है। देखें ना, आप फॉर एग्जांपल आप पीटीआई के अंदर आए हैं, सारे लोग तो यही है ना जो 8-8 10-10 महीने, वो तो जानते ही नहीं किसी को क्या है, ना ही उन्हें हलकों का पता है। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट कराई होती है तो फिर पता होता है ना हर यूनियन काउंसिल में कौन लोग हैं आपके, वो फिर लोग निकाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिक एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। सो जब ये आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी तो उसके बाद आप अकेले तहरीक नहीं चला सकते। अच्छा, 9 फरवरी को अगर ये करते तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या था, जो टिकट होल्डर थे और MNA और MPA थे उनकी आंखों के सामने धांधली हुई थी, उनका रिजल्ट चोरी हो रहा था। ठीक है, देखिए आप अपने लिए सबसे ज्यादा निकलेंगे ना, अगर मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए निकलूंगा। उस दिन जो इन्होंने कहा ना, जो 2-3 हम तो जेल में थे, खान साहब भी जेल में थे और हम लोग भी जेल में थे, तो उस दिन जो था वो ये था कि अगर ये उस दिन एहतजाज का ऐलान करते, भाई पार्लियामेंट तो बननी थी 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, आप 25 दिन तो आपने जो है वो तमाशा लगाना था ना। अगर वो एहतजाज करते तो ये जो एक इस्तीफा आया था ना लियाकत चट्टा का, ये लाइनें लग जानी थी। ठीक है, और आप उस वक्त बहुत पीटीआई कैन वुड हैव प्लेड उन्होंने बड़ा तहरीक उठा देनी थी, लेकिन वो टाइम मिस हो गया। अब देखिए उसके बाद जो बड़ी मिसिंग है वो ये है कि आप अलायंस नहीं बना सके। जो अलायंस आपने बनाना है, चाहे वो मौलाना के साथ हो, चाहे साहब के साथ हो, जमात इस्लामी है, GDA है। देखें नवाब नसरुल्लाह साहब से ना, तो वो हमें मुनीर अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, तो वो बहुत करीब थे, तो उनके साथ हमें मौका बड़ा मिलता था उनसे गपशप लगाने का। तो वो कहते थे कि कोई भी जो हथियार होता है ना जंग में, वो उसको ज़ाया नहीं करते, इस्तेमाल करना चाहिए। जड़ी मिट्टी होती है ना सज्जे खब्बे, वो भी काम आ जाती है अखा च पाने वास्ते, तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आपको अलायंस, अभी पीटीआई का जो मेरे नज़दीक, अगर आप यू आस्क मी कि एक कमज़ोरी, तो वो ये है कि अपोजिशन में अकेली है। ठीक है, अपोजिशन में आप अकेले होना अफोर्ड नहीं करते। ठीक, अच्छा, ये फाइनल कॉल जो है ये वाकई को डेंट डाल सकेगी या इसका नतीजा वही निकलेगा जो पुरानी कॉल्स थे? देखिए पहली बात तो यह है कि हमें नहीं पता ना कि इसकी क्या स्ट्रेटजी क्या है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। हुकूमत तो जाहिर है कि मजबूत नहीं है। ये हुकूमत तो आप देखें कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट हुआ था अभी लाहौर के वाक़े के ऊपर, उसी से ही हिल गई थी। सो गवर्नमेंट तो एक इंसिडेंट अवे है, हुकूमत की तो अवाम में और हुकूमत में बहुत दूरी है। सो बहुत बड़ी तहरीक नहीं चाहिए हुकूमत को ट्रबल में लाने के लिए। लेकिन अब ये है कि
आप कोरिजन है, जबर है, फस्तायत है, आप उससे कितने देर मुल्क चलाएंगे? 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, तो ये कॉल जो है, स्ट्रेटजी का आपका ख्याल नहीं है किसी के पास पे? स्ट्रेटजी तो पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। ठीक है, तो हम फंसे हुए हैं दरमियान। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए सर कि क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब के आज बयान आया और ताज़ा तरीन बयान है उनका, और बाहर ज़ाहिर है उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है जिनेवा के अंदर, तो उन्होंने कहा ये जो तलखियाँ बढ़ा दी गई हैं और जो बदतमीज़ी हो रही है सारी, और उससे मुल्क जो है वो अब किसी काबिल नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे पीछे लगा देते हैं हमारे, और फिर उसके बाद बेसी ये वैसे कल्चर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत मुतारफ करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस कल्चर की जिम्मेदारी तो साथ खड़ी हुई उनकी जो बेटी हैं वो है। जब आप लोगों के घरों में जाएंगे, उनके घर की औरतों को थप्पड़ मारे जाएंगे, बच्चों को थप्पड़ मारे जाएंगे, आप उनके घर तोड़ देंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ देंगे, तो जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी की वो कहीं तो निकलेगी ना। मियाँ साहब इस पे तंग आ गए हैं कि लोग जो है वो उनकी गाड़ियों के पीछे नारे लगाते हैं। तो मियाँ साहब को तो सोचना चाहिए, वो 50 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, उन्हें हालात का इदराक होना चाहिए कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी आप कह लेना कि 10 साल के लिए तो ये हुकूमत आ गई है और अगले 10 साल ये हो जाएगी, कभी इस तरह नहीं होता। जो हमने तो देखा है, मतलब 93 ऑनवर्ड तो हमने सारी सियासत हमारी आंखों के सामने हुई है। जो आदमी पाकिस्तान में आया है ना, वो 10 साल से कम के लिए तो आया ही नहीं ना, और शुरू एंज ही कर दिया कि मैं 10 साल तक नहीं जा रहा। 4 साल बाद फर्क हुए सर, ये तो एक रेत हाथ मुट्ठी में जिस तरह रेत निकलती है ना, पावर ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये सोच के अगर जी कि अगर हमने ये नहीं करना और ये जो है अपना हमारा मामला जो है वो रहना ही इस तरह ही है, तो वो ये इस तरह नहीं रहता। मियाँ साहब को तो हालात का इदराक होना चाहिए कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर वो चला रहे हैं उससे तलखियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और ये तलखियाँ और बढ़ेंगी अगर आपने मुल्क को नॉर्मलाइज ना किया। मुल्क तो इस वक्त जो है ऊपर वालों को तो अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि एक तवील अरसा मैंने हुकूमतों को देखा है, बनते भी देखा है, टूटते भी देखा है, अपोजिशन भी की है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो बड़े होते हैं ना टॉप के, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि देखें आप अपनी मर्जी के खिलाफ किसी बंदे से मिलते ही नहीं है। मतलब आपके सामने सुबह आ जाती है चिट कि ये बंदे आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आप जिसको टिक करेंगे वही आपसे मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो आप तक जाती नहीं, क्योंकि जो बंदा आके थोड़े ते तनकीद करेगा अगली बार उन्हें पता है मैंने तुझे बुलाना ही नहीं, तो ये क्यों मिलेगा। सो एक इनके ऊपर ना एक आ जाता है, आप एक ऑटोमेटिक एक फॉग आ जाती है, फॉग ऑफ पावर, हकाइक का पता नहीं होता। अब एक सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को करना क्या चाहिए इस सिनेरियो में? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जो सब वैसे मियां नवाज शरीफ को करना क्या चाहिए इस सिनेरियो में कि ताकि माहौल ठीक हो सके, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके पाकिस्तान में, मामला दुरुस्त हो सकें, कोई अफाम तफहीम हो सके, क्या करें वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ मुल्क में 50 साल से सियासत कर रहे हैं। हम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब से वो सियासत कर रहे हैं, और जितने वो उनका जो कद रहा है वो 83-84 से तो पाकिस्तान में हेल्म ऑफ अफेयर्स 85 से तो है ही ना। ठीक। तो ये उनका बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में टेम्परेचर्स नीचे लाने की ज़ाती कोशिश करें। ठीक। और ज़ाती कोशिश में देखें, पहली बात यह है कि ये आप जो मर्जी कर लें, ये हर वक्त कहना कि इमरान खान माइनस और ये 9 मई और ये कर लिया और वो कर लिया, इमरान खान के बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज़ है, वो इस मुल्क ने जितना कुछ उनको दिया है, अगर उन्हें थोड़ी सी भी उसकी परवाह है तो उन्हें मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और सबसे बड़ा कदम यही होगा कि वो नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान से मिलने अडियाला जेल जाए, खुद जाएं और उनसे कहें कि जी हम जो हो गया पीछे हो गया, आप बताएं हमें आगे कैसे चलना है। ठीक। और अगर इमरान खान नहीं मिलते उनसे तो फिर नहीं, इमरान खान क्यों नहीं मिलेंगे? इमरान खान नहीं मिलेंगे तो फिर इमरान खान की जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है। देखिए ना,
देखिए पोजीशन तो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त है ना जी? नहीं, कोई सख्त नहीं है पोजीशन तो। इमरान खान की क्या सकता है? इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, उनकी पूरी फैमिली जो है वो जेल में रही है। बुशरा बीबी जो है वो 9 महीने 10 महीने तकरीबन जो है, बल्कि 11 महीने जो है वो जेल में रही है। सारी पार्टी लीडरशिप जेल में रही है। जितनी जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत 2 साल में इमरान खान ने देखी है, उनका जो लेजा है उसके अंदर तो मैं समझता हूँ कड़वाहट अभी कम है। जितना जातियाँ उनके साथ हुई हैं, जितनी पीटीआई के साथ जातियाँ हुई हैं, इनको कम करने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। और नवाज शरीफ जाएं और जाके इमरान खान से बात करें, और अगर इमरान खान नहीं मिलेंगे अगर नवाज शरीफ से जेल में, फिर ओनस शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखिए फिर इमरान खान के ऊपर ओनस आ जाएगा। लेकिन बात तो इन्हें करनी है, जो हुकूमत में है, जो ताकत में है, वही जाके करेगा ना बात। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जुडिशल बेंच जो है ना अब तो ज़ाहिर बनना शुरू हो गए। आज पहला इजलास भी हो गया और एक जज साहिबा मौजूद नहीं है, जस्टिस आयशा साहिबा। तो अब 6 रुकनी बेंच बन रहा है और 14 और 15 तारीख को उसने हेयरिंग स्टार्ट कर देनी। तो वो क्यास कन्फ्यूजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, आपका ख्याल है खत्म हो गया? नहीं, तो बहुत बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट तो रह ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट की तो अभी समझ ही नहीं है कि ये तीतर है या बटेर है। आप देखिए ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जुडिशरी का सबसे बड़ा ओहदा है, आप कह रहे हैं कि वो आइन की तशरीह वो नहीं कर सकता। आइन की तशरीह एक और जज करेगा, जूनियर जज करेगा, जिसने फ्रैंकली जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही नहीं किया हुआ, जो सिविल के वकील हैं अमीनुद्दीन साहब, और आइन के ऊपर कोई उनकी दस्तरस नहीं है। आइन के जो जज हैं वो तो दूसरे हैं ना, या बख्तियार, मंसूर अली शाह, दरमिन अल्लाह, मुनीब अख्तर, ये लोग हैं। तो ये अब नॉर्मली हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े जो सीनियर जजेस हैं उनको आपने निकाल दिया। फिर दूसरा जुल्म ये है कि पाकिस्तान, आप हुकूमत के खिलाफ केस करेंगे और हुकूमत के खिलाफ केस सुनेगा कौन? जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बेंच बनाएंगे, वो जज जो है वो सुनेंगे। ठीक है। अब ये तो एक अलमी है कि आप बताइए कि इसके होते हुए कैसे जो है वो चीज। तो आपका ख्याल है ये प्रोसेस ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, अल्टीमेटली ये खत्म होगा? ये तो 100%। जब भी पाकिस्तान में आइन बहाल होना है, 26वीं आइनी तरमीम ने तो फारग होना है। अब इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो भी अनफॉर्चुनेटली ख़राब इन्होंने कर दी। अच्छी चीज़ ये की थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका था वो पहले बिल्कुल गलत था। जज अपने चैम्बरों से लोग लगा रहे थे। 18वीं तरमीम में ओरिजिनल ये किया था कि एक बैलेंस क्रिएट किया था, 50-50% कर दिए थे जज और एग्जीक्यूटिव। ये 50-50% करने के बजाय अब उन्होंने जज लगाने का इख्तियार भी सारा जो है एग्जीक्यूटिव ने ले लिया। यानी आप देखें ना, सेपरेशन का प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। दुनिया में इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंटमेंट्स करते हैं जजेस की। इस तरह थोड़ी होता है कि जिस तरह से आपके खिलाफ मैंने केस करना है और आप जज सेलेक्ट कर रहे हैं। सेपरेशन तो खत्म हो गए। तो जुडिशरी तो प्रैक्टिकली इस वक्त जो है वो खत्म है। और अगर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पहले भी अभी इक़दाम नहीं किए, वो अपने आप को कमज़ोर भी समझ रहे हैं और फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जुडिशरी से तो मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ, ये भी पीटीआई के लोगों को इतना ज़्यादा रिलायंस जो जुडिशरी के ऊपर करते हैं कि भाई वो जुडिशरी रह ही नहीं गई। आप किस तरह से उसको एक मुर्दा घोड़े में आप उनको जो है वो। आपके आज पुराने कोलीग्स जो हैं, जिनके अंदर उमर अयूब साहब हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, फिर वो साहबजादा साहब हैं, फिर अहमद खान बुशर हैं, फिर शिबली फराज है, ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया जेल के सामने से। और दफ़ा 144 से ज़ाहिर है जब आप इतना जत्था बना के वहाँ पे खड़े होंगे तो कानून तो फिर कानून तो फिर नाफिज होगा। कमाल है। कोर्ट ये भी देखे ना, हाई कोर्ट ने कल कहा कि मुलाकात कराए, वो ये गए हैं वहाँ पे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब हाई कोर्ट का फिर क्या रह गया? हाई कोर्ट जमानत देती है, अगले बंदे को दोबारा और केस में। हाई कोर्ट को चाहिए था ना पहले दफा 144 खत्म करवाते वहां से। नहीं, हाई कोर्ट ने क्या दफा 144 क्या थी, वो तो ऐसे मजाक है। ये अलग बात है कि असल में तो देखिए पाकिस्तान, वैसे मैसेज हाई कोर्ट को है, जाहिर है हाई कोर्ट को ही है ना कि भाई आपके औकात कोई नहीं है, आप जरा इस तरह के फैसले जो है वो ना किया करें, एतराज या पूछ के किया करें। हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़ी हैवी है इस वक्त, हावी है ना इन सारी जुडिशरी के ऊपर। दूसरी तरफ देखे ना, यही अगर वो इमरान खान से मिलने जाते और 500 बंदा साथ होता, अरेस्ट नहीं हो सकते थे। तो असूली तौर के ऊपर जो इस वक्त लैक कर रही है पीटीआई की, वो तो पॉलिटिक्स लैक कर रही है ना। और आज सलमान सफदर ने बड़ी अच्छी बात की है। सलमान सफदर साहब ने कहा है कि देखिए लीगल बयानी तो तैयार है, लेकिन इसका जो इससे जो उठाना है, इसका जो ढक्कन है, वो तो सियासत में उठाना है।
तो बड़ी मेरा ख्याल है सलमान सफदर की बात में वजन है। जाहिर है, जाहिर है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आप इमरान खान साहब के साथ बड़ा तवील अरसा आपने गुजारा, खान इस वक्त जेल में बैठ के क्या सोच रहा होगा, क्या प्लानिंग होगा उसकी? खान साहब का तो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जेल में है, उनको 3 चीज़ें चाहिए टीम से। एक, उन्हें चाहिए कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। नंबर 2, उन्हें एडवाइस चाहिए। फिर ये कि वो जो पॉलिसी फिर इन दोनों चीज़ों के ऊपर बनाए, उसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम खान साहब का ये है कि उनकी लिमिटेशंस हैं। ठीक। और ये जो फिलहाल जो टीम है, मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ें करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक, खान साहब को टीम बदलनी चाहिए। वो तो उनको लाजमन जब भी सोचेंगे। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान की जो तारीख रही है, इसमें हमेशा फैमिलीज का रोल रहा है। तो पहले अगर जवाहरलाल नेहरू 1939 में जब गिरफ्तार हुए, तो उनकी वालदा, उनकी बीवी, उनकी बहन उस वक्त बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थी। ठीक है। और उन्होंने तहरीक चलाई थी जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए। नुसरत भुट्टो ने तहरीक चलाई भुट्टो साहब के लिए, कुलसूम नवाज बीबी ने तहरीक चलाई नवाज शरीफ के लिए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने और फिर मरियम नवाज ने अपने वालिद के लिए जो है वो तहरीक चलाई। तो जब तक ये इनकी फैमिली शामिल नहीं होती इमरान खान की रिहाई की तहरीक में, ये इसमें जो पोटेंसी है वो नहीं आ सकती। यानी अलीमा खान से या बुशरा बीबी को लीड करना, बुशरा बीबी को, अलीमा बीबी को, इनको बहनों को, इनको जो है वो सामने आना पड़ेगा। लोग इनसे जुड़ेंगे ना, ठीक है ना। खान साहब के साथ आपका रब्ता है वैसे? इनडायरेक्ट रब्ता हो जाता है, मतलब जब अभी उन्होंने पैगाम आ जाता है, पैगाम जैसे अभी मुझे 2-3 फैसल चौधरी साहब के फैसल का भी रब्ता है, और भी है दोस्त हैं जो जाते हैं। तो आप मिलते क्यों नहीं जाके खान साहब से? मुझे तो जब बुलाएंगे तो जाऊंगा ना मैं। नहीं, आप चले जाएं, आप दरख्वास्त करें उनको, आप तो उन्होंने फैसला करना है खुद कि किससे मिलना है, किससे नहीं। मैं कह रहा हूँ जब बुलाएंगे तो जाएंगे ना, ऐसे जाके की बात कराऊंगा। ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा गुफ्तगू सुनिए आपने, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।